नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये तो आप बखूबी ही जानते हैं। जहां पाकिस्तान जुड़ जाए वह नहीं सुधरेगा, ये जुड़ना तो लाजमी है। खैर, इसके पीछे पाक की नापाक हरकतें ही हैं, उसका दोगलापन, कैसे एक के बाद एक झूठ पाकिस्तान बोलता आ रहा है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए शांति की अपील करता है तो वहीं दूसरी तरफ एक और नापाक चाल चलता है। लेकिन अब पूरा विश्व पाक के दोगलेपन को जान चुका है और पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो चुका है। तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान देश लौट आए हैं। उन्होंने गलती से उस समय नियंत्रण रेखा पार कर ली थी जब पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 भारतीय सीमा में घुस आया था। वह उन 6 MiG-21 पायलट के समूह में शामिल थे जिन्हें श्रीनगर रवाना किया गया था। विंग कमांडर अभिनंदन का एक रेडियो मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे और उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू उनसे कराएंगे, लेकिन पहले आप ये सारा रिपोर्ट देखिए। अभिनंदन का रेडियो मैसेज वायरल। मैसेज में सामने आई बड़ी जानकारी। मैसेज में हुआ बड़ा खुलासा। मैसेज में बताया कैसे गिराया पाकिस्तान का F-16। F-16 टारगेट पर है, R-73 को सिलेक्ट किया। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की वतन वापसी से देश भर में खुशी की लहर है। जिस दिन अभिनंदन की वापसी होनी थी उस दिन सुबह से ही अटारी वाघा बॉर्डर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पाकिस्तानी कैद में होने के बावजूद भी जिस संयमता से अभिनंदन डटे हुए थे उस बहादुरी का देश कायल हो गया है और अब अभिनंदन देश के नए हीरो बन गए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर अभिनंदन छाए हुए हैं। वही सोशल मीडिया पर अभिनंदन का एक रेडियो मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये अभिनंदन का पाकिस्तान में पहुंचने से पहले का आखिरी मैसेज था। रेडियो मैसेज में अभिनंदन F-16 को टारगेट करने की बात कह रहे हैं। अपने आखिरी रेडियो मैसेज में अभिनंदन कह रहे हैं R-73 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी विमान पर R-73 एयर टू एयर मिसाइल दागी। हालांकि इसके बाद उनके विमान MiG-21 में भी आग लग गई। आपको बता दें कि विम्पेल R-73 मिसाइल से ही अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान आज तक इस बात से इंकार कर रहा है कि भारत ने उसके F-16 को गिराया है। पाकिस्तान का विमान जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र में 27 फरवरी को सुबह 10 बजे घुसाया था। उसका मुकाबला करने के लिए अभिनंदन गए और दुर्भाग्यवश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जा पहुंचे। विमान क्षतिग्रस्त होने पर वे पैराशूट लेकर जहाज से कूद गए, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपनी हिरासत में ले लिया। देश में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि अभिनंदन से शनिवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के वायुसेना अस्पताल में मुलाकात की। घंटे भर चली इस मुलाकात में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं महेंद्र महाजन जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड कर्नल बंसी कौल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर JP सिंह जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल चंद्र सिंह रेड्डू हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र सोनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेंद्र महाजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाक लगातार झूठ बोलता है, पाक की नापाक हरकत भी हम देख चुके हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर पाक की झूठ की कोई सीमा है या नहीं? देखिए, ये आज से नहीं, 1947 से पाकिस्तान हर लड़ाई के दौरान, खास करके क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बाकी सब चीज़ों में वो झूठ में बोलने में माहिर है। किसी स्टेज पे अभी भी देखिए, अभी जो
अटैक हुआ था, जब उनका प्लेन हमारे आए और हमारे जांबाजों ने उनके प्लेन को वापस जाने के लिए मजबूर किया और अटैक किया, तो उनसे सबसे पहले क्या संदेशा आया था कि हमारे पास आपके 2 पायलट हैं, एक को हम हॉस्पिटल में लेके गए हैं क्योंकि वो काफी इंजर्ड है और इस तरह। लेकिन जब हमारे एयरफोर्स कह रही थी उस टाइम पे, जब सिचुएशन थोड़ी क्लियर हुई कि हमारा तो एक ही पायलट जो MiG-21 फ्लाई कर रहा था, वो F-16 को मार गिराने के बाद जब उसको हिट लगी है तो उसने इजेक्ट किया है। तो ये 2 पायलट की कहां से कहानी आ गई? तो सच ये बात है कि वो झूठ बोलने में मार है 2 पायलट की। अभी भी और वो जो पायलट था, जो उनका अपना जो इजेक्ट किया था, और उनको उनके ही लोगों ने पीओके में खूब मारा। हमारा जानबाज उनको निकलने से सफल हो सका, लेकिन उनको इतना मारा उन्होंने पाकिस्तानी वाले को, उनको पहचान नहीं हुई कि ये पाकिस्तानी है, उन्होंने सोचा ये भारतीय है जी। और इस तरह की गलत खबरें देते रहते हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियोस ये बना के उसके बीच में कट्स देके किस तरीके से गलत पेश कर रहे हैं, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के टोटली अगेंस्ट है। जिनेवा कन्वेंशन में वो पायलट से या किसी ऑफिसर, जेसीओ, जवान से सिर्फ 4 सवाल पूछ सकते हैं, उसका नंबर, नेम, रैंक और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने वीडियो वायरल किया और कुछ हमारे भी ये सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट होता है। तो पाकिस्तान के झूठ की या कोई कमी नहीं है, जितना ज्यादा हो वो बोलते रहते हैं। बिल्कुल। कर्नल कौल, जिस तरीके से हमने देखा है कि एक तरफ पाकिस्तान तो ये कहता है कि हमें सबूत दो, हमें जरा सबूत दिखाए, जब उनको डोजियर सौंपा जाता है तो वो हमारी सबूतों पर क्रेडिबिलिटी खड़ी कर देता है, कहता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वहां पर ये सब जाएगा, देखना होगा कि कितना सही और कितना गलत है। ये एक तरफ सबूत मांगता है, जब दो तो इस तरीके के सवाल खड़े कर देता है। देखिए, ऐसा है कि जैसे ब्रिगेडियर महाजन ने कहा कि जो झूठ है, एक तो वो उनके डीएनए में है, दूसरा आप कितना ही उनको सबूत दो, कितने ही सबूत दो, वो मानेंगे नहीं। अब यहाँ तक कि एक वक्त था कि जब बॉम्बे का अटैक हुआ, उन्होंने कसाब कहा कि कसाब तो हमारे मुल्क का है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जब तक वो फिर उनको मुँह की खानी पड़ी, जब उनके लोगों ने खुद ही कहा वहाँ से कि भाई ये तो कसाब तो हमारा ही आदमी है। उनके मीडिया ने कहा, उनकी पोजीशन का बताया, उसके माँ बाप की सारी कहानी उनको समझाई गई, तब भी ये हुआ। उसके बाद पठानकोट का हुआ, हमने इतनी उदारता दिखाने के बाद उनके जो टीम थी उनको कहा आके देख लो, वो दिखा दिया, उनके सारे सबूत दे दिए, और वहाँ जाके फिर उन्होंने कहा कि जी ये पूरे नहीं हैं। ये तो ये है कि मतलब आप जितने भी उनको सबूत देंगे वो तब भी कहेंगे कि ये पूरे नहीं हैं। और ये एक वक्त की बात नहीं है, ये हर वक्त की बात है जी। चाहे आप कितनी भी डिटेल में उनको दे दें, अगर आप उनको ये कहें कि भैया ये दिन का टाइम, अगर दिन के 12 बजे आप उनको कहें कि ये 12 बजे हैं, तो वो कहेंगे नहीं जी आप इसका सबूत दो कि दिन है कि रात है। यहाँ तक कि ये बात भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हिस्ट्री जैसे 47 से ही लेके कि कितने बातें हुई, कितने उन्होंने हमले किए, और हर हमले का हमने उनको सबूत दिया और डिटेल में सबूत दिए जी। और यहाँ आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका में अभी वो एक आदमी सड़ रहा है जिसने रेकी करी थी बॉम्बे की, उसकी भी सारी जितनी भी उसकी डिटेल्स थी, जो भी उसकी गवाही थी, वो भी उनके पास है। अमेरिका ने दी, सारे देश ने दी, सारे विदेशों ने दी, मगर तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि जिस बात को उन्होंने मानना नहीं है, वो चाहे जितना आप उनको सच बताएंगे, जितने आपको सबूत देंगे, वो मानने के लिए तैयार जी। कर्नल जीपी सिंह जी, जिस तरीके से
पाकिस्तान झूठ लगातार बोलता आया है और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये पूरा विश्व समझ चुका है कि आखिरकार पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। और इसका सबूत तो इस बात से भी मिल जाता है ना, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनव वहां पर थे, अभिनंदन वहां पर थे, माफ कीजिएगा, और 60 घंटे उनको वहां रखा गया। ये कहा गया कि देखिए भाई, मैसेज जो वीडियोस बना के फैलाए गए, वायरल किए गए, जबरदस्ती उनसे बुलवाया गया कि पाकिस्तान की सेना तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छे से उनको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर आ गई है कि आखिर कैसी है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कैसे हैं। देखो प्रीति जी, पाकिस्तान को मेरी यही गुजारिश है अपने देश से कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया जाए झूठ के लिए। पाकिस्तान की ये बहुत ही बड़ी आदत है कि वो किसी भी चीज को नकार देता है और हर स्तर पर झूठ बोलता है। अब जो स्थिति पैदा हुई है 26 फरवरी के बाद में, और पाकिस्तान जिस तरह से अलग थलग पड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमारी तरफ से, विश्व की तरफ से कूटनीतिक दबाव पड़ा है, तो पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। उसके बाद तो इसने झूठ के पुलंदे बांध दिए हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं प्रीति, आपको पता होना चाहिए, अजहर मसूद का जो छोटा भाई है अम्मार जी, उसने एक सभा की थी और सभा में उसने साफ बोला था कि हिंदुस्तान के 12 हवाई जहाज आए और उन्होंने जो है आतंकी ठिकानों पर, फिदायनी ठिकानों पर हमला किया। फिदायन ठिकानों पर हमला किया है। अब वो फिदायनी ठिकाने क्या थे, उसने वो भी साफ किया कि वो फिदायनी ठिकाने जो वहां पर थे बालाकोट और चकोटी में, वो जो क्या थे, उनके भर्ती कैंप थे, उनका ट्रेनिंग कैंप था और उनका लॉन्चिंग पैड थे। ये 3 चीजें आतंकी ठिकानों में होती हैं, भर्ती कैंप, लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप। उसने इन तीनों का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि भर्ती कैंप में जो फिदायीन आए हुए थे उनको कश्मीर के ऊपर ब्रेन वॉश किया जाता है। ये वो कह रहा है अम्मार, जो अजहर मसूद का छोटा भाई है, वो ये कह रहा है कश्मीर के ऊपर इन फिदायिनों का ब्रेन वॉश किया जाता है कश्मीर के लिए, और कश्मीर के ऊपर जो है जिहाद छेड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और 10 से लेकर के और 30 बंदे जो है उसमें ट्रेनर और हैंडलर, उनको पाकिस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ को पार कराते हैं। ये डिटेल अम्मार ने पाकिस्तान में जनसभा में दी थी। तो देखो कितनी जुड़ा, पाकिस्तान उधर से कह रहा है कि हिंदुस्तान के जो हवाई जहाज आए थे उन्होंने तो जो बम वर्षा की है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जंगलों में जो है बमबारी की है, पेड़ों का नुकसान हुआ है। अरे पेड़ों का नुकसान हुआ है तो तुम्हारा जो ये आतंकी संगठन है उसका जो हेड है, मुखिया, उसका भाई क्या कह रहा है? और ऊपर से जो है उसको, जो अजहर मसूद है उसको बोल रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती है, कि वहां भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अरे कोई इलाज नहीं चल रहा, वो बैठ करके जहां भी हो वो आतंकी संगठनों को चला रहा है। तो कितना बड़ा झूठ है। मेरी यही गुजारिश है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को इस झूठ के लिए बेनकाब किया जाए, हर स्तर पर वो जो झूठ बोलता है। अब आपने सवाल किया था अपने जो हमारे भारत के गौरव हैं विंग कमांडर अभिनंदन, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। भारत का गौरव है, उन्होंने भारत का मान सम्मान वहां पर बढ़ाया है और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में अपने आप को कंडक्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है। और आप पढ़ लिया होगा, आपने उनकी जो कहानी पढ़ रहा है सर जी। बिल्कुल जी, महेंद्र जी। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 1971 वॉर के टाइम पे मैं पंजाब सेक्टर में था, जहां से हम एंटर किए थे अक्रॉस रिवर रावी, और हम नैनाकोट, नूरकोट जो उनका एरिया है, शकरगढ़ तहसील में पड़ते हैं, वो हम कैप्चर किए थे, आगे पहुंच गए थे। उनकी तरफ से उस जमाने में मीडिया तो इतना स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से खबर मिलती थी और या पाकिस्तान रेडियो से कुछ खबर मिलती थी, क्योंकि हम उनके एरिया में थे, कैप्चर किया हुआ था। और वहां पे वो ये खबर दे रहे थे, जिस एरिया में हम बैठे हुए थे उसके बारे खबर दे रहे थे कि वो उन्होंने कैप्चर दोबारा कर लिया है और आगे रावी को क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, झूठ।
दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं 1999 कारगिल वॉर का। वो कह रहे थे कि हम तो उधर आए नहीं हैं, यहां तक कि जब उनके सोल्जर्स डेथ हो रही थी, मर रहे थे, उनको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया कि वो तो हमारे बंदे ही नहीं है। बिल्कुल। बाद में हमने ही, हमारी फोर्सेस ने ही, हमारी फौज ने ही उनको दफनाया या जो भी उसकी रिलीजियस सेरेमनी है वो की गई। तो पाकिस्तान के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करना किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। कर्नल चंद्र सिंह रेड्डी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, जिस तरीके से आप मसूद अजहर का भाई खुद ये कह चुका है कि हाँ, जो जैश के वहां पर कैंप थे उन पर बमबारी हुई है, भारतीय सेना ने वहां पर बमबारी की है, अब पाकिस्तान कहां मुंह दिखाएगा? क्योंकि अब तो खुद मसूद अजहर का भाई कह रहा है। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अभी जी सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से पहले यह कहा जा रहा था कि बमबारी नहीं हुई तो कोई वहां पर कोई भी कैंप नहीं चल रहा था, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब खुद मसूद अजहर का भाई ये कह चुका है कि हां, जैश के जो कैंप थे उन पर बमबारी हुई है। अब क्या मुंह दिखाएगा ये पाकिस्तान? क्योंकि खुलासा तो खुद इन्हीं के यहाँ के लोग कर रहे हैं। प्रीति जी, जैसे आपने पहले बताया कि पाकिस्तान झूठ के ऊपर झूठ, ये फिर हो गई। हेलो देख क्या हो रहा है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, प्रीति जी, जैसे पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है, ये भी वो आसानी से नहीं मानेगा। क्योंकि देखो, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड की थी, तब भी इन्होंने नहीं माना था। उसके बाद अभी बाई एयर से किया, उसके बाद भी ये बोलते कि नहीं, जो हमारे जाबाज वहां अटैक करके आए वो तो ये इनके सामने, और इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और इन्होंने जहां पर इनके 300 मिलिटेंट वहां पर सब खत्म हो गए, उनकी बॉडियां उठा के पता नहीं कहां छुपाए, और इंटरनेशनल जो मीडिया को इन्होंने बुलाया और बोला कि यहां तो हमारे कोई कैंप ही नहीं थे। बिल्कुल। तो दूसरा ये बोलते कि F-16 हमारा तो फाइटर गिरा ही नहीं है। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जो इसको गिराने वाला, और वो हमारे सामने है। तो इससे बड़े और सबूत क्या हो सकता है? पाकिस्तान कोई भी हम वैसे सबूत देते रहेंगे, कागजों में नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल। आप सर, पीछे देखिए, इन्होंने कहां कितने हमारे ऊपर अटैक किए, हर बार इन्होंने सबूत मांगे, हमने दिए। अब ठीक है, बताइए, वहां जाकर बोलते कि नहीं, ये तो आपके झूठे सबूत है। जी बिल्कुल तो सर। इसलिए अभी सही मौका है जी कि पूरा वर्ल्ड के अंदर इसको बेनकाब किया जाए। बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है। यदि ये अंदर कैंपों के अंदर अपना ये ऑपरेशन शुरू नहीं करता अगेंस्ट इनके मिलिटेंट जी के, तो पूरे वर्ल्ड ने इसके ऊपर अगेंस्ट इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अभी ये सारी मिलिटेंसी खत्म हो जाए। क्योंकि पूरा देश इसके लिए दुखी है, ये मिलिटेंसी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अभी टाइम है बिल्कुल, जो कि हमने हमारी ये कार्रवाई शुरू की है और इसकी मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। साथ ही अभी पाकिस्तान ने ऊपर हमारे साथ शामिल होना चाहिए और इनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर। सुरेंद्र गौड़ जी हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड, उनके पास भी चलते हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ये मान चुका है, वो ये मान चुका है कि जैश का कमांडर उसके पास है, उसके लोग बातचीत करते हैं उससे, पाकिस्तान की सरकार के जो अधिकारी हैं वो बात करते हैं और साथ में हालांकि बात में मुकर जाते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि इलाज चल रहा है उसका, यही स्टेटमेंट आया था। ऐसे में इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरीके से मसूद अजहर को अपना जमाई बना के रखा है, उसका इलाज करा रहे हैं, पैसा उस पर लगा रहे हैं, साफ पता जाता है कि क्या नीयत है इनकी।
देखिए मैडम, बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अपना जमाई बना करके उन्होंने बिठा रखा है वहां पे आतंक के मसीहा को। तो सबसे पहले तो ये मानते थे कि हमारे वो पाकिस्तान में है ही नहीं मसूद अजहर। अब कह रहे हैं इलाज चल रहा है, इसका मतलब वो पाकिस्तान में ही है। तो इसका मतलब देखिए मैडम, जो आदमी झूठा है, जो देश झूठा है, जिसको कुछ मानना ही नहीं है, तो एक तो उसका कोई गिरने का कोई लेवल नहीं है, और जो जिस आदमी का, जिस देश का कोई गिरने का लेवल ही नहीं है, उसको हम मना क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं बात आ रही। 1971 के प्रिजनर ऑफ वॉर आज तक जो है हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके लिए उनको नहीं ले पाए उसी बात को। जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता ने बोला, कर्नल साहब ने, कि हमने पाकिस्तान को सबूत देना बंद करना चाहिए। नंबर एक, उसको उसकी भाषा में समझाओ। वो 1 मारे हम 5 मारे हैं, वो 5 मारे हम 10 मारे हैं, वो 1 सिर काटे हम 10 काटे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो भी करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कीजिए। मोदी जी कूटनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज सऊदी अरबिया से उन्होंने कुछ 300-400 कैदियों को छुड़वाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं हमारे आज से पहले की सरकारों से ये जानना चाहता हूं, और इसमें 4 साल ये भी आ गए कि भाई अभी तक आपने 43 जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर हैं पाकिस्तान के पास, जो आज तक अभी भी कोर्ट में केस जेलों में सड़ रहे हैं, तो हमने 94,000 आदमी छोड़ दिए। हम जो है 43, 40, 50 आदमी नहीं छुड़वा पाए जी। और यदि है भी ऐसी बात, तो मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, मोदी है तो मुमकिन है, मेरी प्रार्थना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 70-70, 80-80 साल के वो लोग हो गए हैं, 75-75 साल के। कम से कम उनका अंतिम संस्कार जब वो मरे, तो कम से कम भारत की धरती पर उनका आखिरी सांस हो। इसलिए हमें जो भी करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के, अब आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि भाई आप जो है आप बताइए आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं इनकी तरफ भी जो है ध्यान दें और इनको जल्दी से जल्दी छुड़वाएं और पाकिस्तान को सबूत देना बंद करें। ये सिर्फ कार्रवाई की, देखिए जो आदमी मजबूत होता है वो सबूत देने में नहीं लगता। वो जो है वो जो चिकड़ ज्यादा कर रहा है उसको 4 थप्पड़ मारे मुंह पे। बिल्कुल, इसलिए इनको सख्त कार्रवाई की जरूरत है और सख्त कार्रवाई हमने इनको देनी चाहिए। बिल्कुल, इसके अतिरिक्त मैडम सबूत गैंग भारत में सबूत गैंग है। अभी ये जो दिग्विजय जी ने सबूत मांगे हैं, इनसे पूछो। ठीक है सर, आएंगे उस पे भी, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे सर। बिल्कुल आएंगे। उससे पहले मैं वीरेंद्र सोनी जी के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता आया है, हर बार हिंदुस्तान ने उसको बेनकाब किया है। पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया पाकिस्तान बन रहा है, इस तरीके का पाकिस्तान बन रहा है, नया पाकिस्तान। आतंकियों का इलाज कर रही है सरकार, वहां की सेना के अस्पतालों में इलाज हो रहा है, ये नया पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान के जो शासक हैं वो अपने इलाके की जनता से, वहां से जनता के साथ ही झूठ बोल रहे हैं, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में चुनाव है, चुनाव के कारण वहां तनाव है, तो मतलब अपने देश की जनता को ही गुमराह कर रहे हैं जी। और पाकिस्तान के जो शासक हैं वहां की वस्तुस्थिति को समझे बिना और इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। वो खुद भी अंधेरे में रख रहे हैं और अपने देश की जनता को भी अंधेरे में रख रहे हैं। वहां सारे देश की जनता, सारी पाकिस्तान की जनता युद्ध चाहती है, ऐसा नहीं है। वहां की जनता ये भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वहां आतंकवाद के लिए किया जाए या भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाए। वहां के लोग, सभी लोग ये नहीं चाहते हैं। ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। वहां की जनता भी समझती है। तो पाकिस्तान तो अपने साथ ही झूठ बोल रहा है, दगा कर रहा है वहां के शासक और वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति तो और भी देने होने वाली है। सर बिल्कुल, अभी आपको रोकना चाहूंगी, वक्त ब्रेक का है, फौरन ब्रेक के बाद आने के बाद आपके ही पास सबसे पहले आऊंगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता से वहां की सरकार पैसा मांग रही थी, वहां के आवाम से चंदा इकट्ठा कर रही थी, साफ तौर पर कहां वो पैसा लगाना था ये साफ हो चुका है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये हम नहीं पूरा विश्व कह रहे हैं और इसके सबूत हमें देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद ही दे रहा है। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, चाहूंगी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन इसके साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों में जाएं और देखें किस तरीके से संवेदनशील दौर से पूरा देश गुजरा है, उसके बाद भी अगर राजनेताओं की बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो यह कह दिया है कि सबूत दें। क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से राजनेता सवाल खड़े करते हैं बार बार, क्या यह ठीक है? क्या सेना पर इसका असर नहीं पड़ता है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। मतलब पाकिस्तान के अंदर भी उनकी चर्चा हो रही है
जो हमारे भारतीय नेता जिस तरह के ये सवाल उठा रहे हैं, उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। हमारी सेनाओं को, जो सैनिकों की शहादत है, उस पर हम सबको गर्व है। और अगर आपको किस तरह की कोई बात है तो सरकार से बात कर सकते हैं, और सरकार को भी चाहिए विपक्षी नेताओं को विश्वास मिले। लेकिन बाहर जिस तरह से ये प्रश्न उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे हमारे विश्व में जो है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसको ठेस पहुंच रही है। लेकिन इसका जो शहीदों की जो है, इस पर शहादत पर जो है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चाहे कोई भी दल हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विपक्षी दल हो, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, उनकी कार्रवाई पर गर्व है। अगर आपको कोई शंका है तो जब विपक्षी दलों की बैठक सरकार बुलाती है, तब आप अपनी बातें वहां कर सकते हैं। अब आप कहने को कह सकते हैं कि जब सरकार जो है दूसरे दलों, विदेशों में अपना प्रमाण दे सकती है, एयर स्ट्राइक के प्रमाण दे सकती है, तो अपने देश के नेताओं को क्यों नहीं दे सकती? तो इस तरह के प्रश्न मतलब उठाने का कोई लाभ नहीं है। ये चुनावी माहौल है, चुनावी हथकंडों के लिए इन चीजों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए किसी भी दल की तरफ से। देखो, सैनिकों को, शहीदों को जो है बहुत, उनके परिवारों को पीड़ा होती है जब इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा होगी। तो इस तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिए, आड़ी नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। ये हमें देशभक्ति है, देशभक्ति की बात होनी चाहिए, अंधभक्ति की नहीं होनी चाहिए, किसी का भी दल का हो। लेकिन इस तरह सेना के ऊपर, सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये कभी उचित नहीं है। अगर राजनीतिक दलों को ये चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ सत्या हत्याने के लिए हो रहा है, इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, महेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूं। ठीक है सर, ओके सर, जिस तरीके से ये सवाल तमाम उठते हैं, दिग्विजय सिंह की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, हमें वो भी वक्त याद है जब उरी हुआ था, उस वक्त भी सबूत मांगे गए थे, अब फिर से सबूत मांगे जा रहे हैं। इससे क्या सेना का मनोबल नहीं टूटता है? और साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम किसी इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, सेना के लिए राफेल की बात कर लेते हैं, जब खरीदते तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, उसकी परचेसिंग में उसके जो कॉस्ट है उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो स्पीड है, जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं होता है, और इसका खामियाजा बॉर्डर पर जो सैनिक उसको उठाना नहीं पड़ता है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब कोई आर्म फोर्सेस कोई एक्शन लेते हैं तो ये राजनेता उसका प्रूफ मांगना शुरू कर देते हैं। क्या हमने उनकी एक्टिविटीज पे प्रूफ कभी आर्म फोर्सेस ने मांगा है? वो गलत एक्शन लेते हैं, हम चुप रहते हैं। आर्म फोर्सेस वही करेंगी, वही बताएंगे, वही बोलेंगे जो एक्चुअल एक्शन होता है, और उतना ही बोलेंगे जिससे कि दुश्मन को हमारी प्लान का ना पता चले। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे सवाल ये उठा के वो पाकिस्तान को मौका देते हैं कि पाकिस्तान वही सवाल रिपीट कर देता है। ये बहुत गलत बात है। हमारे फोर्सेस के पास इक्विपमेंट की कमी है, हमारे पास एयरफोर्स के पास प्लेन्स की कमी है, आर्मी के पास गन्स की कमी है, और सिमिलरली नेवी के पास सबमरीन या शिप्स की कमी है। जब वो प्रोक्योरमेंट का एक्शन होता है तो ये कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं जो अपोजिशन वाले हैं। ठीक है सर, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कृपा करके आर्म फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। अगर हमारा एवीएम कपूर, एयर वाइस मार्शल कपूर ने उस दिन प्रोड्यूस किए हैं प्रूफ कि F-16 को डाउन किया गया है, F-16 पे शूट किया गया है, उसके ऊपर मिसाइल R-70 सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। तो उसके बाद किसी को यह हक नहीं बनता है कि यह सवाल किया जाए। बिल्कुल। कर्नल बंसी कौल, जिस तरीके जी, अफसोस की बात यह है जब एक सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है उसके मन में एक ही बात होती है कि पीछे मेरे देशवासी हैं। उसके पास ये नहीं होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन एसपी का है, कौन बीएसपी का है। नहीं, उसके लिए सब देशवासी एक हैं। वो अपने देश के लिए लड़ता है, वो अपने देशवासियों के लिए लड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सर। कितने अफसोस और दुख की बात है कि आर्मी पे, अपनी सर्विसेज पे यही नेता लोग सवाल उठाते हैं, और कितने अभद्र सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे ऑपरेशनल प्लान्स हैं, कल को ममता बनर्जी या ये जो है मुफ्ती सईद की बेटी है, वो ये कहेगी जी हमने ऑपरेशनल प्लान्स भी दिखाओ, या डीजीएमओ से पूछेगी क्या प्लान है तुम्हारा, इस सेक्टर का क्या प्लान है, उस सेक्टर का प्लान क्या है। ये तो बहुत ही
दुर्भाग्य की बात है कि हम आपस में जो हमारे नेता हैं वो है। और जहां तक सामान लाने की बात थी, जैसे एक MiG-21 ने, जो मैं कहूंगा कि मारुति 800 BMW के साथ की मुकाबले की थी, इसमें क्या हुआ? अगर आज वो 24 जहाज आए थे, अगर हमारे पास आज अच्छे जहाज होते, राफेल जैसा जहाज होता लड़ाकू, तो 24 के 24 वो नीचे हमने उनके गिरा दिए होते। और ये किस वजह से हुआ? इसी वजह से क्योंकि पॉलिटिशियन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि प्लीज जो जहां के डिफेंस के मामले हैं, जो सुरक्षा, देश की सुरक्षा के मामले हैं, उनमें राजनीति ना लाएं, बिल्कुल। कभी भी ना। कर्नल, जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हिंदुस्तान के अलग अलग हम हिस्से देखें, जिस तरीके से जैश के आतंकी पकड़े जा रहे हैं, सहारनपुर के जो देवबंद है वहां पर से जैश का जो एक आतंकी वो पकड़ा गया, उसके कमांडर हैं वहां के, उनके साथ बातचीत हो रही है। बाहरी अगर हम बात करते हैं बाउंड्रीज की, वहां पे तो खतरा है ही है, लेकिन जो ये देश विरोधी लोग, जो गद्दार देश के अंदर है, उनसे कैसे निपटा जाए? देखो, उनसे निपटने का एक ही तरीका के युद्ध स्तर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको हमारी सरकार आइडेंटिफाई करे। जब हम जो बॉर्डर पार, सीमा पार आतंकियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम अपने अंदर जो सपोले हैं, जो हमारी सेना के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं और इधर इस तरह की जो है गद्दारी का माहौल बनाते हैं, ऐसे लोगों को हमें पहचान करनी चाहिए। अब कश्मीर में जो कश्मीरी पत्थरबाज हैं या कश्मीर में अलगाववादी हैं, उनके खिलाफ हमारा सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। 26 फरवरी के बाद इस तरह की जो ये परिस्थिति बनी है, ये बिल्कुल सही समय है और देश इस तरह की मांग कर रहा है कि जो देश में अंदर बैठे हुए जो खिलाफतबाजी करते हैं, जो देश के खिलाफ बात करते हैं, और हमारी सेना के बाद, सेना हमेशा राष्ट्रीयता और देशभक्ति का हमेशा जो है जज्बा रखती है। सेना की तरफ से आपको किसी तरह की जो है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसी तरह की इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारे अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश में बैठे हुए लोग हैं, जो हमेशा उल्टी सुल्टी बातें उगलते रहते हैं सेना के खिलाफ और अपने देश के प्रति, उससे पाकिस्तान का तो मनोबल बढ़ता है। हमारा मनोबल, जो सशस्त्र सेनाएं जो बॉर्डर पर लगी हुई हैं, उनका मनोबल घटता है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल चंद्र सिंह रेड्डी जी, आपके पास आ रही हूं मैं। जिस तरीके से हम देखते हैं, तमाम सवाल उठ जाते हैं, और जिस तरीके से देश में जो गद्दार छिपे हैं, जो जैश से आतंकियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, कनेक्शन इन लोगों का रहता है, क्योंकि बाहर की तो बात, वहां पर बॉर्डर पर तो है सेना, लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कैसे इनकी पहचान की जाएगी? प्रीति, ये जितने भी गद्दार हमारे देश में बैठे हैं, वो खाते भी हमारा ही है। और जी, हेलो जी सर, सुन रही हूं, बताइए। प्रीति, जो गद्दार हमारे देश में बैठे हैं, वो खाते भी हमारा ही है और हमारे बरखिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, और हमारे युवा जितने उनको भड़काते हैं, उसके बाद उनसे ये फंडिंग वो करके पत्थर मरवाते हैं। इसका अभी एक ऐसा सुनहरी मौका है आज के टाइम, और सारे के सारा इनको एक एक चुन के साफ कर दिया जाए। और दूसरा, एक मेरा सुझाव है, जितना भी एलओसी है जम्मू से ऊपर ले तक, उसमें एक्स सर्विसमैन को सारे एलओसी के ऊपर बसाया जाए और उनको हथियार दिए जाए, तो एक भी मिलिटेंसी यदि अंदर आ जाए तो जी, और ये 35A को अभी हटाया जाए। उसके बाद, और साथ ही ये जो अभी कार्रवाई चली हुई है, ये एक एक चुन चुन के इनको निकाल रहे हैं। हम टीवी पे सारी बातें नहीं कर सकती है सरकार, जो भी है, कुछ गुप्त चीजें होती हैं उसमें। कुछ हमारे अपोजिट वाले कुछ बोलते हैं कि हमारे को इसका सर्जिकल स्ट्राइक का वो प्रूफ दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको
अभी जो हालात हैं वहां एलओसी के पास भेजें और उनको बोले कि आप रिकॉर्ड करिए कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तब इनको पता लगेगा कि क्या है। सुरेंद्र गौड़ जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, सर की भी राय ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। मैडम मैं ये मानता हूं कि किसी असामाजिक आदमी, दिग्विजय जैसे असामाजिक आदमी जो अपनी, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो अपनी बेटी की बराबर की उम्र की से शादी करता है, उस असामाजिक आदमी के कहने से ये फौज का मनोबल नहीं गिर सकता कभी भी। ये बात समझनी पड़ेगी। ये हमारा रंग, हमारे खून का रंग, फौजियों के खून का रंग लाल नहीं होता, उनके खून का रंग भी तिरंगा होता है मैडम। बिल्कुल का खून मिलेगा, उनको चीर करके देख लेना। एक और मैं बताना चाहता हूं, आपने बहुत ही वाजिब पसंद किया कि हम उनको पहचानेंगे कैसे। ऐसी यही पहचान तो है मैडम। ये केजरीवाल जी ने कहा है कल, बहुत ही सीरियस बात जो है अपनी विधानसभा में कही है उन्होंने, कि भाई मैं जो है, हमने, केजरीवाल जी ने कहा है कि और कितने नौजवान मरवाओगे और कितने फौजियों के लिए जो है उनकी पत्नियों को विधवा करोगे। इसका मतलब यह है कि जब एयर चीफ मार्शल या इंडियन एयरफोर्स जो स्टेटमेंट दे रही है, क्या वो मोदी को जिताने के लिए दे रही है? अभी कर्नल साहब ने कहा कि हम किसी पार्टियों के लिए नहीं, हम इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए लड़ते हैं। इसका मतलब यह है, हमारे ऊपर सीधा सीधा उसने नीली वर्दी के ऊपर उंगली उठाई है। इसका मतलब यह है मैडम कि कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तानी खून है, उसका डीएनए चेक करवाया जाए। और इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी, ये चैनल आपका दिल्ली में चल रहा है अभी, मैं अरविंद केजरीवाल को ये आपके टीवी के माध्यम से चैलेंज करने जा रहा हूं कि मंगलवार को कोर्ट खुलेगा, उनको मैं नीली वर्दी पर को कलंकित करने की कोशिश के लिए कोर्ट में घसीटूंगा। ऐसे गद्दारों को इनकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे है, जो आदमी एसी में बैठ करके, जो आदमी सुबह से शाम झूठ बोलता है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश करता है, ऐसे आदमी को मोदी जी ने तुरंत भारतीय संहिता के तहत, भारतीय कानून के तहत ऐसे आदमियों को एंटी नेशनल एक्टिविटी के तहत तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे है भारतीय सेना के ऊपर, हमारी नीली वर्दी के ऊपर कलंक लगाने की। अरे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम, मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई कैन बिकम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन टुमारो, आई कैन बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा टुमारो, बट अरविंद केजरीवाल कैनॉट बिकम ए विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात सब जानते हैं। He has got no right, no moral right। ठीक है सर, to have comment on defense forces। ओके सर, ओके। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अपनी जमीन पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, लेकिन वही लोग बॉर्डर पर जाके उनकी क्यों जुबान बदल जाती है? या तो फिर सेना उनके कंट्रोल में नहीं है, सेना पाकिस्तान को चला रही है, इसीलिए वो लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जो बयान दे रहे हैं ये इनको पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। ये बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान में सेना ही सर्वोच्च है जी, और ये प्रूफ भी हो रहा है सर, और हो चुका है। हावी है जी, ऐसा हो रहा है, वहां की सेना हावी है। जो सेना है वो आतंकवादियों की है, बिल्कुल सेना ही ऐसी भाषा बोल रही है, सेना हावी है। वहां के जो लोग हैं, मैं वहां की जनता की बात कर रहा हूं, आप वहां की जनता के पीड़ा को समझिए, वहां की जनता क्या चाहती है। देखिए, युद्ध काल के अंदर जब भी युद्ध काल होता है तो उसमें जो भी शहीद होता है, या इधर का हो चाहे उधर का हो, तो उनकी माओं से पूछिए क्या हाल होता है, उनकी माओं की क्या पीड़ा होती है। ये कोई भी हो, लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान को, जनता को समझना चाहिए और उन पर ऐसा नैतिक दबाव रहना चाहिए कि आप आतंकवाद को जो पोषण दे रहे हो ये बंद करो। भारत के अंदर हम शांति चाहते हैं, जब तक उनका दबाव नहीं बनेगा तो ये जो लोग हैं, पृथकावादी कट्टरवादी जो लोग हैं, ये इस तरह हावी होते चले जाएंगे। अब धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आएगा, वहां की जनता को खड़ा होना पड़ेगा कि अगर आप भारत के साथ संबंध मधुर नहीं बनाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि दुर्बल हो चुकी है। पाकिस्तान के बच्चे जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, वहां उनको आतंकवादी माना जाता है, जो दूसरे रोजगार के लिए भी जाते हैं उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये पाकिस्तान की जनता की पीड़ा है, उसको समझना चाहिए कि वहां पाकिस्तान की ऐसी छवि क्यों बन रही है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। जी बिल्कुल सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि किसी तरीके का भी यहाँ पर कोई पर्सनल कमेंट किसी पर सर टोटल टीवी के जरिए नहीं कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ ये भी यहाँ पर लगातार जिस तरीके से सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। साथ ही महेंद्र जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं। देखिए, पाकिस्तान
का जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो झूठ बोलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके नीचे वाले क्या करते होंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है, वहां आर्मी की पावर चलती है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जो आतंकवादी है उनको वो पूरी सपोर्ट देते हैं और ऊपर से कहते हैं जी हम तो खुद आतंकवाद से घिरे हुए हैं। जब आप दूसरों को इस तरह का आतंकवाद में फंसाने की कोशिश करोगे तो आपको भी पड़ेगा। आज वही मसूद अजहर उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सर, जो आतंकवाद वहां पर पनप रहा है वो पाकिस्तान के लिए भी अब मुसीबत बन रहा है, वो भी उसे झेल रहा है। और इसी के साथ मैं ये और यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगी, जिस तरीके से कोई भी गेस्ट इंडिविजुअल कमेंट किसी पर ना करे। अगर इस तरीके के कोई कमेंट किए गए हैं तो टोटल टीवी कंडम ऐसे हर एक कमेंट का करता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करते तो पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो चुका, उसकी असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर एक चेहरे से उसे बेनकाब करेगा। ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा सर, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो तो सभी के सामने आ गई है। और इसी के साथ पाकिस्तान की, जी सर, एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान को जो F-16 अमेरिका ने दिए थे, एक शर्त पे दिए थे कि F-16 का इस्तेमाल सिर्फ आतंक के खिलाफ होगा। उसने इसका भी उल्लंघन किया है। और मैं इस मंच से अमेरिका से गुजारिश करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जी से गुजारिश करता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें और उनसे इसकी जानकारी हासिल लगाएं कि F-16 ने भारत के खिलाफ मिलिट्री अड्डों पर उड़ान किस लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए उड़ान क्यों भरी थी, जबकि ट्रीटी में यह साइन हुआ था जब F-16 पाकिस्तान को सौंपे गए थे कि इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकी संगठनों को या आतंक के खिलाफ होगा। लेकिन भारत के खिलाफ जो उन्होंने इस F-16 का इस्तेमाल किया है उसके लिए जवाब तलब करना चाहिए पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जी सर, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसलिए जो है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झूठ बोलता है, अपनी वादे को नहीं निभाता है और तरह तरह के जो है झूठ बोल करके और पूरे विश्व को गुमराह करता है। ये मैं यहां से कहना चाहूंगा। जी महेंद्र जी, जो कल भी मैंने ये बताया था, मैं इसको दोबारा आपके चैनल्स पे फिर बताना चाहता हूं कि जैसे कर्नल साहब ने बताया, अमेरिका को इसके ऊपर F-16 के यूज के ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए और जितने प्लेन्स उधर हैं, F-16 प्लेन्स हैं, उसको वापस मंगवाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा लेसन मिल सके। जी बिल्कुल सर, 30 सेकंड का आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूंगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि F-16 जब ये ट्रीटी हुई थी उनके साथ, जिस वक्त ये भेजे गए थे, तब बताया गया था कि F-16 सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लिए इस्तेमाल होंगे। मगर इन्होंने तो अपनी तरफ से वो झूठ बोला ही था कि इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोला, इनके मीडिया ने बोला कि हमने F-16 इस्तेमाल किया ही नहीं। लेकिन वो झूठ सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल नंगा हो गया, इसलिए उनको पकड़े गए। कल मैंने सुना था कि अमेरिका ने इनसे पूछा है कि क्यों आप लोगों ने F-16 इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट, और वो ऑफेंसिव पोस्चर के लिए वो इनको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, अगर इन पे कोई अटैक होता है, एक वो शर्त है, दूसरी ये शर्त है कि जो आतंकवाद है उसके लिए ये जहाज इस्तेमाल दिया गया था करने के लिए, खासकर अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट, दैट इज उसके लिए ये इस्तेमाल करने के लिए। जी बिल्कुल, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर महेंद्र महाजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड कर्नल बंसी कौल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही जीपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। चंद्र सिंह रेड्डू जी, सुरेंद्र गौड़ और वीरेंद्र सोनी सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज यहां से जा चुका है कि जब जब तुम हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाओगे तब तब हमारा देश हिंदुस्तान तुम्हें बेनकाब करेगा।